जादुई नेकलेस। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक छोटे से गांव, जहां श्वेता अपनी बुआ सपना और फूफा राम किशोर के साथ रहती थी। श्वेता की मां का देहांत कुछ दिनों पहले ही हुआ था, क्योंकि उसकी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। श्वेता के पिता श्वेता की मां के गुजर जाने के 1 महीने बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। श्वेता के पिता अपनी बेटी श्वेता को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे और उसे एक अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन श्वेता की मां के गुजर जाने के बाद श्वेता का ठीक से पालन पोषण तक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण श्वेता का पिता श्वेता को उसकी बुआ के घर छोड़ आता है और फिर 1 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चला जाता है, जिसके बाद श्वेता इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है। श्वेता की बुआ श्वेता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके फूफा उसे बहुत नफरत करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्वेता, तुम्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे माता पिता के चले जाने के बाद मैं ही तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई भी आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे समय से पहले बताना होगा। जी बुआ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। यहाँ कोई भी मेरी उम्र का नहीं है और सभी मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं। मैं किसके साथ खेलूं और किसके साथ पढूं? तुम्हारा एडमिशन मैंने गांव के एक अच्छे स्कूल में करवाया है, जहाँ पर तुम्हें 2 दिन बाद जाना है और वहीं जाकर तुम अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाना और उन्हीं के साथ तुम खेलना और पढ़ना। श्वेता और श्वेता की बुआ ये सारी बातें कर ही रही होती है कि पास में खड़ा श्वेता का फूफा राम किशोर ये सारी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन चल रहा होता है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इसका बाप इसको यहाँ छोड़कर गया और अब हमें इसका पालन पोषण करना पड़ रहा है। मैं तो इसे बिल्कुल नहीं चाहता और ये मेरे घर में घुसकर बैठ गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उसको अपने घर से निकाल सकूं। राम किशोर ये सब मन में सोच ही रहा होता है कि तभी सपना श्वेता के लिए कई तरीके के पकवान बना रही होती है। तभी राम किशोर रसोई में जाता है और सपना से कहता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम पूरा दिन श्वेता श्वेता ही करती रहती हो। कभी श्वेता के लिए ये लाना है, कभी श्वेता के लिए ये बनाना है, कभी मेरे बारे में भी कुछ पूछ लिया करो। अब शादी को बहुत समय हो चुका है, अब हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। श्वेता अभी छोटी बच्ची है और आप तो एक समझदार इंसान हो। आप तो अपने काम खुद ही कर सकते हो और श्वेता हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। मैं श्वेता की परवरिश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो तुम बैठे बैठे उसके लिए पकवान ही बनाती रहो, मैं जा रहा हूँ। सपना श्वेता के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के पकवान बनाती है और उसे खिलाती है। पकवान खाकर श्वेता बहुत खुश होती है और 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन उसे स्कूल जाना होता है। श्वेता की बुआ श्वेता का सारा सामान बैग में लगाकर बैग पैक कर देती है और उसे स्कूल ले जाती है। स्कूल जाकर श्वेता देखती है, अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे तो लगा था कि मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, लेकिन आज मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। और मेरी बुआ कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं और उन्होंने मुझे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। आज मेरे माता पिता के बाद मेरी बुआ ही मेरा ख्याल रख रही हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास बहुत अच्छी बुआ है। श्वेता स्कूल में पहुंचकर स्कूल देखकर मन ही मन बहुत सारी बातें कर रही होती है कि तभी सभी क्लास के बच्चे आ जाते हैं और टीचर आ जाती है। उसके बाद सभी ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है और सभी बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। सभी एक एक करके अपना अपने इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। तभी श्वेता भी अपने बारे में सबको बताती है। श्वेता अपनी बातें बताते बताते रोने लगती है कि तभी एक लड़की कहती है, तुम रो क्यों रही हो? हमारे स्कूल में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है और फिर हम इस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं और हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, तो हमें मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सभी लड़कियों की बातें सुनकर श्वेता मन ही मन अच्छा महसूस करने लगती है और सबके बीच घुल मिल जाती है।
ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और सभी बहुत अच्छे से श्वेता के साथ कॉर्पोरेट करते हैं और श्वेता भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। 1 साल बीत जाने के बाद श्वेता की बुआ कहती है, अब तो तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो और मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन भी होनी चाहिए। और अब हमारे घर में कुछ दिनों बाद एक छोटा नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे वाह, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि इस घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से अकेला महसूस करती रही और फिर स्कूल जाने के बाद मुझे इतना होश ही नहीं रहता। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अपने भाई या बहन आने वाले हैं। दोनों ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि तभी राम किशोर घर आ जाता है। सपना ये खुशखबरी राम किशोर को बताती है। राम किशोर बातें सुनकर खुशी से झूम उठता है। ऐसे ही दिन बीत रही होती हैं और फिर पूरे 9 महीने बीत जाने के बाद श्वेता की बुआ की बेटी होती है। उसे देखकर श्वेता कहती है, अरे ये कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर है। मेरी एक छोटी बहन आ गई, इसको हम प्यार से चेतना बुलाएंगे। छोटी सी नन्ही परी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और गांव में लड्डू बांटते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत रही होते हैं। कुछ साल बीतने के बाद वो नन्ही परी भी बड़ी हो जाती है और बड़े होने के साथ साथ जिद्दी भी हो जाती है। चेतना बिल्कुल अपने पापा पर जाती है और हमेशा श्वेता से चिढ़ती रहती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है। माँ, श्वेता दीदी हमेशा अपने स्कूल का काम करती रहती है। मेरे दोस्तों के भाई बहन तो उनके साथ खेलते हैं, लेकिन श्वेता दीदी है कि इनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे नहीं चेतना बेटा, श्वेता दीदी तुमसे बड़ी है और उन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं खेलती। और अब मैं सोच रही हूँ कि तुम भी अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा भी स्कूल में दाखिला करवा दूँ। अपनी माँ की ये बातें सुनकर चेतना गुस्से से कहती है, माँ मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे भी स्कूल नहीं जाना और मैं श्वेता दीदी की तरह पढ़ाकू नहीं बनना चाहती। मैं तो एक मॉडल बनना चाहती हूँ। वो बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन मैं कभी बोरिंग नहीं बनना चाहती। श्वेता बेटा जरा चेतना के साथ थोड़ी देर खेल लो, वरना ये तुम्हें परेशान ही करती रहेगी और तुम पढ़ भी नहीं पाओगी। ठीक है बुआ, मैं थोड़ी देर चेतना के साथ खेल लेती हूँ। दोनों बहनें मिलकर खेलने लगती है कि तभी चेतना श्वेता से कहती है, पता नहीं कहाँ से उठकर तुम हमारे घर में आ गई, लेकिन मुझे तुम फूटी आँख नहीं पसंद। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? ना तो तुम खुद खेलती हो और ना ही मुझे खेलने देती हो, और तुम्हारी वजह से अब माँ भी मेरा एडमिशन करा देंगी स्कूल में। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो और चेतना मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगा दूंगी अगर तुमने मुझे बुरा भला कहा तो। श्वेता की ये बात सुनते ही चेतना नाटक करने लगती है और अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है, माँ देखो ना, माँ मुझे श्वेता दीदी ने थप्पड़ मारा जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। चेतना की रोने की आवाज सुनकर सपना दौड़ी दौड़ी आती है और चेतना की सारी बात सुनकर सपना को विश्वास नहीं होता कि श्वेता चेतना को थप्पड़ मार सकती है। सपना कहती है, क्या हुआ बेटा? श्वेता तुमने चेतना को थप्पड़ क्यों मारा? क्या इससे कोई गलती हो गई थी या फिर इसने तुम्हारा कोई काम बिगाड़ दिया था? नहीं बुआ, बल्कि चेतना ने अभी मुझे बहुत कुछ कहा और इसने मुझे पराई होने का एहसास भी दिलाया और मैंने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने इसको समझाया था, लेकिन ये नाटक करके आपको मेरे लिए बुरा बनाना चाहती है। सपना, चेतना और श्वेता ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से राम किशोर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। तुम कभी भी अपनी बेटी की बातों को सच मत मान लेना। तुम हमेशा श्वेता को ही अपनी बेटी समझना, जबकि श्वेता ने हमारी बेटी को थप्पड़ मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरी बेटी को छुआ कैसे? अभी बताता हूँ इसको। राम किशोर गुस्से से श्वेता की तरफ श्वेता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है कि तभी सपना उसे रोक लेती है और कहती है, मुझे यकीन है कि श्वेता कभी भी हमारी बेटी चेतना को नहीं मार सकती और न ही उसको बुरा भला कह सकती है, और श्वेता हमारी जिम्मेदारी है। श्वेता बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती, और आप उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं? श्वेता आपकी भी तो बेटी जैसी है ना? तुम्हें प्यारी होगी तुम्हारी श्वेता बिटिया, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इसको अपने घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, चली जाओ यहाँ से श्वेता, वरना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से धक्के मार कर निकालूंगा।
चेतना अपने नाटक में कामयाब हो जाती है और श्वेता को अपने घर से कैसे भी करके निकाल देने की कोशिश करती है और वो इस कोशिश में कामयाब हो भी जाती है। चेतना का पिता राम किशोर, जो हमेशा से श्वेता को नापसंद करता था, वो मौका ढूंढता था कि वो कैसे भी करके श्वेता को उस घर से बेदखल कर दे और आखिरकार उसने उसको बुरा भला कहकर घर से बाहर कर ही दिया। वहीं दूसरी तरफ श्वेता रोते रोते एक घने जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कोस रही होती है। काश मैं इस दुनिया में आती ही नहीं तो अच्छा होता, और काश मेरे पास मेरे माता पिता होते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बुआ इतनी अच्छी है, लेकिन मेरे फूफा मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझते। और तो और मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी सगी बहन समझा था, लेकिन वो तो बिल्कुल अलग निकली। उसने तो जानबूझकर नाटक किया और मुझे बुआ की नजरों में गिरा दिया। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और अब मैं कैसे खाना पीना खाऊंगी और कहाँ रहूंगी? श्वेता ये सब कहकर रो रही होती है और बहुत परेशान होती है कि तभी अचानक उसकी माँ उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, लेकिन उस छोटी बच्ची चेतना और तुम्हारे फूफा ने तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर श्वेता की माँ श्वेता को एक नेकलेस देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई नेकलेस है, इसे तुम पहन लो और ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगा। तुम जो भी चाहोगी इस नेकलेस से मांग लेना, ये नेकलेस तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका कभी भी गलत प्रयोग मत करना। हमेशा तुम इसका प्रयोग अच्छे कामों में करना और लोगों की मदद करना। ठीक है माँ, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगी। श्वेता अपनी माँ की सारी बातें सुनकर घर चली जाती है और उस नेकलेस को पहनकर कहती है, हे जादू नेकलेस, मेरे फूफा जी और मेरी छोटी बहन को मेरे लिए अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना दो और उनके दिल में मेरे लिए एक अच्छी जगह बना दो, ताकि वो मुझे प्यार करे और मुझे अच्छे से रखे। श्वेता के इतना कहते ही जादुई नेकलेस के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और अगले दिन श्वेता के फूफा जी श्वेता का ख्याल रखते हैं और उसके मनपसंद की चीजें उसे लाकर देते हैं। ये सब देख श्वेता बहुत खुश होती है और साथ ही उसकी छोटी बहन चेतना भी उससे बहुत प्यार से बात करती है। ये सब देखकर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, जैसा माँ ने कहा था ये तो वैसा ही हो रहा है और ये जादुई नेकलेस मेरी हर जगह मदद करेगा। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मुझे मेरी बुआ और मेरे फूफा और मेरी बहन मिल गई। सबको एक साथ देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और फिर अपने जादुई नेकलेस से कहती है, हे जादुई नेकलेस, हमें एक अच्छा और बड़ा घर दे दो जिसमें जरूरत की सभी चीजें हो, ताकि हम हंसी खुशी अच्छे से रह सके और उसमें खाने की अच्छी अच्छी चीजें हो, ताकि हम सभी सुकून की जिंदगी जी सके। श्वेता के इतना कहते ही जादुई नेकलेस के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और उसका एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें सभी खाने की चीज होती है, जरूरत की चीजें रखी होती है। ये सब देख श्वेता के बुआ, फूफा और उसकी छोटी बहन बहुत खुश होते हैं और सभी श्वेता से बहुत प्यार करते हैं। ये सब देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपने बुआ फूफा के साथ जीने लगती है। इस तरह श्वेता बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे सभी का ख्याल रखने लगती है और अपने जादुई नेकलेस की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। बहुत समय पहले की बात है, दक्षिणी पुरी गांव में सभी हंसी खुशी से रह रहे थे। वहीं पायल अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस कारण दोनों मिलकर मजदूरी का काम किया करते थे और 4 पैसे कमाया करते थे। लेकिन पायल अपनी गरीबी से परेशान नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी से ही परेशान थी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से लोग उसे गिट्ठी कहकर पुकारते थे। पायल एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके गरीब होने की वजह से और उसकी हाइट छोटी होने की वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस कारण पायल अपने जिंदगी से परेशान हो चुकी थी।
लेकिन एक दिन उसकी माँ उसको समझाती है, लोगों की बातें क्यों सुनती है? तेरी हाइट छोटी है लेकिन तेरा दिमाग बहुत बड़ा है। बाहर खेल रहे बच्चे तो हमेशा ही तेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या तू घर से बाहर नहीं निकलेगी? लेकिन माँ, हमेशा मैं ही क्यों? सब लोगों को मेरा ही मजाक क्यों उड़ाना है? मुझे गरीब तो कहती ही है और मुझे नाटी नाटी भी कहती है। कब खुश रहूंगी मैं? मुझे हमेशा ही हर जगह मजाक ही सुनने को मिलता है, कभी भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता। चिंता मत कर बेटी, अगर भगवान किसी को कोई चीज कम देता है तो उसकी दूसरी चीज बहुत ज्यादा देता है। इसका मतलब तू अगर हाइट में छोटी है तो तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है और मुझे यकीन है कि तू स्कूल की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होगी और फिर तुझे सरकार ढेर सारे पैसे देगी। पायल अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। पायल की माँ उसे जैसे तैसे करके समझा देती है। उसके बाद पायल स्कूल में फिर से जाने लगती है और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। पायल खूब अच्छे से पढ़ाई करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है। वहीं क्लास के बच्चे पायल से बहुत जलते हैं क्योंकि पायल बहुत अच्छे नंबर लाती है और पायल गरीब होने के बाद भी अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे से मैनेज करती है। और पायल की खुशी देखकर क्लास के सब बच्चे पायल से जलने लगते हैं। अरे ओ झुग्गी झोपड़ी वाली, बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाई है तू, बस फर्स्ट ही तो आई है, मैं सेकंड आई हूँ। तूने मुझे बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं दे पाई। अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है और अपने दांत बंद कर, ज्यादा हंसती हुई दिखेगी तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। और फिर क्लास में तो एक फर्स्ट और एक सेकंड ही होता है ना, तो फर्स्ट आ गई, लेकिन अपने आप को ज्यादा मत समझ और अपनी हंसती हुई बत्तीसी बंद कर ले, वरना मैं तेरी बत्तीसी में एक भी दांत नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग हमेशा मुझे उल्टा सीधा क्यों कहते रहते हो? तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों है? कभी तुम मेरी हाइट के पीछे पड़ जाते हो तो कभी मेरी पढ़ाई के पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारे इस रवैये से मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या मैं तुम्हारी वजह से पढ़ाई भी बंद कर दूँ या फिर मैं स्कूल आना बंद कर दूँ? कहो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम लोगों की शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर दूंगी। आई बात समझ? तुम सबने सुना ये क्या कह रही है? इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारी शिकायत प्रिंसिपल मैम से लगाएगी। आओ इसको मार मार के एक कर देते हैं। क्लास की सभी लड़कियां पायल को बहुत मारती है, मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ देती है और वो घायल हो जाती है। क्लास में सभी बच्चे पायल से बहुत जलते हैं और चिढ़ते भी हैं। पायल इसी तरह अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगती है और अगली क्लास में भी इसी तरह नंबर लेकर आती है और स्कूल में टॉप करती है। ऐसे ही कई सालों तक पायल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाकर पढ़ती है और अच्छे से पूरी 12वीं कंप्लीट कर लेती है और क्लास के बच्चे उससे जलते जलते जल ही जाते हैं, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि वो एक बुद्धिमान लड़की थी जिसकी बुद्धि को कोई भी नहीं चुरा सकता था। और किसी ने सही ही कहा है, हमारा ज्ञान कभी कोई नहीं चुरा सकता, चाहे बेशक वो हमारी हर चीज चुरा ले। पायल घर जाकर अपनी माँ को अपने 12वीं के नंबर बताती है, जिसे सुनकर पायल की माँ बहुत खुश होती है। देखा ना तूने, मैं तुझे हमेशा से कहती रहती थी कि तुझे कोई चिढ़ाता है तो चिढ़ाने दे, लेकिन तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक दिन तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज देख वो दिन आ ही गया कि गरीब की बेटी बनी स्कूल की टॉपर। तूने मेरा नाम अपनी मेहनत से रोशन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो सोच तेरे पिताजी कितने खुश होंगे, जो रात दिन मजदूरी करके यही सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ लिख सके। अब तेरी पढ़ाई यहाँ पूरी हो गई और तू अच्छे नंबर भी ले आई, तो मैं चाहती हूँ कि तू कॉलेज की भी पढ़ाई करे। सरकार इतनी सारी चीजें मुफ्त में दे रही है, तो मैं अपनी बच्ची को किसी भी वजह से पीछे क्यों करूँ? जब मेरी बच्ची पढ़ने में इतनी ही होशियार है तो मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़। अब तू अपना कॉलेज में दाखिला ले ले और पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़। जब तू आगे बढ़ेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक अफसर बन जा। हाँ माँ, आप सही कहती थी। अच्छा हुआ मैंने आपकी बातें सुनकर पढ़ाई में ध्यान लगाया, ना कि उनकी बातों में। अगर मैं उन नासमझ की बातें सुनती रहती
तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मैं कॉलेज करूँगी और भी बहुत सारी पढ़ाई करके मैं आपका नाम रोशन करूँगी। पायल अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और कुछ दिनों बाद कॉलेज शुरू हो जाते हैं। कॉलेज में सभी लड़कियां बहुत बन ठन कर आती है, लेकिन पायल अपनी गरीबी के कारण अपने साधारण कपड़ों में जाती है। पायल को इतना साधारण देखकर कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है और पायल फिर से स्कूल की तरह ही काफी नीचा फील करने लगती है। पायल के कॉलेज में सभी लड़कियां बहुत अच्छे घरों से आती है, लेकिन पायल गरीब घर से होने के कारण अपना खाना अपने साथ लेकर जाती है। वहीं कुछ लड़कियां कैंटीन में खड़े होकर अपना खाना खा रही होती है कि वहां पर पायल को लंच करता देख एक लड़की कहती है, ये बहन जी हमारे कॉलेज में कैसे आ गई और इसे एडमिशन किसने दे दिया? मुझे तो अगर ये अथॉरिटी मिल जाए तो आज ही मैं इसका नाम काट दूं। इसकी वजह से हमारा कॉलेज एक बहनजियों का कॉलेज कहलाएगा। इसकी वजह से हम लोग कितना गिल्टी फील कर रहे हैं और फिर हमारे कॉलेज में इतने अच्छे लड़के हैं, इस बहनजी की वजह से अनकंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों ना हमें इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। और इसको देखो तो सही, अपना डब्बा लेकर आई है खाने का और मजे से खा भी रही है। पायल हमेशा से उल्टा सीधा सुनती आई और उसकी हाइट छोटी होने की वजह से लोग उसे और ज्यादा दबाने की कोशिश करने लगे। पायल उन लोगों की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और कॉलेज से रोते हुए घर की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिलती है। उस घायल हिरण को देखकर वो रह नहीं पाती और वो उस हिरण को अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। खूब अच्छे से उसकी देखभाल करने के बाद कुछ ही दिनों बाद हिरण अच्छे से चलने लगती है। फिर पायल उसको वापस उस जंगल में छोड़ने के लिए जा रही होती है कि तभी वो हिरण उसे रास्ते में कहती है, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ क्योंकि तुमने मेरी चोट ही नहीं बल्कि मेरा दिल भी खुश कर दिया है। और मैं एक घायल हिरण नहीं बल्कि मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी समझ चुकी हूँ। कितने दिन में तुम्हारे घर पर रही, मैं तुम्हारे हर दुख को, हर कठिनाइयों को, हर परेशानियों को अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी छोटी हाइट होने की वजह से तुम्हें कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है और तुम गरीब होने के बावजूद मुझे अपने घर लेकर आई और मेरी देखरेख की। ये लो, मैं तुम्हें जादुई सैंडल देती हूँ। इन जादुई सैंडल को पहनकर जब तुम चलोगी और तुम अपने मन में कुछ सोचोगी तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। तुम जब भी कुछ मांगना चाहो तो इस जादुई सैंडल को पहनकर घूमकर इनसे मांग लेना, ये तुम्हें हर चीज दे देगा। हिरण की ये सारी बातें सुनकर पायल हैरान हो जाती है कि हिरण बोल भी सकती है और फिर हिरण को परी में बदलता देखकर पायल और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद परी की दी हुई सैंडल पायल पहन लेती है और चलते चलते उससे कहती है, हे जादुई सैंडल, सबसे पहले तो मेरी हाइट बना दो और मेरे घर की गरीबी मिटा दो। जैसे ही पायल उस जादुई सैंडल से ये सब कहती है, तुरंत पायल की हाइट काफी बढ़ जाती है और उसकी घर की गरीबी खत्म हो जाती है और उसका एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसे देखकर पायल के घर वाले बहुत खुश होते हैं और पायल अपनी माँ और पिता दोनों को सब कुछ बताती है। अपनी बच्ची की बातें सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। पायल को जो भी चाहिए होता वो अपनी जादुई सैंडल से कह देती और फिर घूमते फिरते उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। इस तरह पायल की जिंदगी आसान हो जाती है। पायल के पास अब सारी चीजें होती है और अब वो बहुत खुश होती है।